हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन में। और इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है और इसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 15 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 मेंशन है और इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है। तो हम देरी ना करते हुए आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following taxa is not recognized by botanist? यानी कहने का मतलब ये है, इनमें से कौन सा ऐसा टैक्सा है जो बॉटनिस्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया है। और ऑप्शन आपके शुरू होते हैं, जैसे ऑप्शन ए है आपका। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है आपका ऑर्डर, और ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी है आपका फैमिली, ऑप्शन सी स्पीसीज है और ऑप्शन डी जो है वो सब स्पीसीज है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, ऑर्डर, फैमिली, सब स्पीसीज, ये तो सब हमारे टैक्सा के अंदर आते ही हैं, लेकिन जो सब स्पीसीज वाला जो ऑर्डर है वो हमारे टैक्सा के अंदर बॉटनिस्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सब स्पीसीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों, अरेंज्ड ऑफ टैक्सा इज कॉल्ड, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा इज कॉल्ड, यानी टैक्सा का अरेंजमेंट क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है एनालॉजी, दूसरा ऑप्शन है टैक्सोनॉमी, तीसरा ऑप्शन है होमोलॉजी और डी ऑप्शन है दोस्तों हिरेची। तो मैं आपको बता देता हूं, सही इसका सही आंसर जो होगा वो हिरेची होगा दोस्तों, हिरेची, यानी टैक्सा का सही अरेंजमेंट हिरेची कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, मार्क द ओल्ड वन इन द फॉलोइंग, इनमें से जो सबसे ओल्ड है, सबसे पुराना वर्ड है, उसको हमें, सबसे ओल्ड वन जो है उसको हमें चूज करना है। ऑप्शन ए हमारा फैमिली है, ऑप्शन बी क्लास है, ऑप्शन सी टैक्सॉन है और ऑप्शन डी फाइलम है। तो जो सबसे ओल्ड वन है वो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सॉन हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज, यानी टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक का जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है वो क्या होता है। तो फिर वही आंसर आ रहा है, टैक्सोन, क्लास, ऑर्डर, फाइलम। तो क्या हो जाएगा, टैक्सोन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर टैक्सोन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर जाते हैं और क्वेश्चन 20 दोस्तों क्या कहता है, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ, टैक्सोन किसकी यूनिट है। क्या टैक्सोन स्पीसीज की यूनिट है, क्या टैक्सोन ऑर्डर की यूनिट है, क्या टैक्सोन जेनरा की यूनिट है, या टैक्सोन टैक्सोनॉमी की यूनिट है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, तो टैक्सोन किसकी यूनिट होता है, टैक्सोनॉमी की यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चले जाते हैं दोस्तों। टैक्सोन इज, टैक्सोन क्या है, स्पीसीज, क्या स्पीसीज है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, या हाईएस्ट रैंक इन क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट रैंक है, या ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, या ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का है। तो बिल्कुल टैक्सोन एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म की बात करता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर स्किप कर जाते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन 22 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 22 कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इन लीनियर हिरेची, लीनियर हिरेची में टैक्सा का सही सीक्वेंस आपको बताना है दोस्तों। तो पहला आता है क्लास, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, या स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, या फाइलम, फाइलम, क्लास, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, या डी ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, फाइलम, फैमिली और क्लास। तो दोस्तों सही जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, स्पीसीज पहले आता है, फिर जीनस आता है, फैमिली, ऑर्डर और क्लास आता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। और चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये कह रहा है, विच वन इज द करेक्ट हेरेचियल ऑर्डर इन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में करेक्ट हेरेचियल ऑर्डर क्या होगा, वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। तो 23 के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला इसमें आता है, ऑप्शन ए कह रहा है जीनस, स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर आएगा, या जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली आएगा,
या स्पीसीज लिख लीजिएगा दोस्तों, इसे एस कर लीजिएगा। स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास और फाइलम आएगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास और फाइलम ही आता है। और ना इसमें डी, जीनस, क्लास, डिवीजन तो आएगा ही नहीं। तो स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास और फाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों? स्पीसीज इज, स्पीसीज क्या है? पॉपुलेशन ऑफ वन टाइप। क्या स्पीसीज वन टाइप की पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन ऑफ वन टाइप, एक ही तरह की पॉपुलेशन को स्पीसीज कहते हैं। या बी क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, या ऐसा पॉपुलेशन का ग्रुप जो एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग करते हो। सॉरी। या सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटरब्रीडिंग अ जियोग्राफिकल एरिया। क्या जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीडिंग करते हैं उनके ग्रुप को स्पीसीज कहते हैं। या डी ऑप्शन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सेम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या ऐसी स्पीसीज जिनके पास सेम जीनोटाइप और फिनोटाइप होते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि पॉपुलेशन की वो पॉपुलेशन जो एक दूसरे से इंटरब्रीड करते हैं वो स्पीसीज कहलाता है, जिसमें सही ऑप्शन हमारा क्या माना जाएगा? बी, अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे जाते हैं। अ स्पीसीज इज टैक्सोनॉमिकली, एक स्पीसीज टैक्सोनॉमिकली अगर हम बात करते हैं क्या होती है? ऑप्शन ए कह रहा है अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द फिनोटाइपिक हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइपिक हिस्ट्री की? या ऑप्शन नंबर बी आता है अ ग्रुप ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेटेड पॉपुलेशन, अ ग्रुप ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेटेड पॉपुलेशन होती है। या ऑप्शन नंबर आपका सी आता है अ बेस कैटेगरी टू विच मोस्ट टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड। एक दूसरे से इंफॉर्मेशन अटैच्ड से हम बिलोंग कर सकते हैं, यानी बेस्ड कैटेगरी टू विच मोस्ट टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं, अ पॉपुलेशन विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके पास कॉमन कैरेक्टर होते हैं एज इवोल्यूशनरी बेस ऑफ वेरिएशन, एवोल्यूशनरी बेस ऑफ वेरिएशन। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो स्पीसीज होती है, जो हमारा क्वेश्चन है आ स्पीसीज टैक्सोनॉमिकली क्या होती है, वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अ पॉपुलेशन विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज इवोल्यूशनरी बेस्ड ऑफ वेरिएशंस। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो क्या स्पीसीज होगी, क्या जीनस होगा, क्या फाइलम होगा या ऑर्डर होगा? तो बेसिक यूनिट अच्छी तरह हम जानते ही हैं स्पीसीज होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ए। चलिए 27 पर चले जाते हैं। 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, द कैरेक्टरिस्टिक्स which define a family, the characteristics which define a family are more generate than those which define as। यानी सबसे ज्यादा फैमिली को कैरेक्टरिस्टिक्स रूप से कौन डिफाइन करता है? जीनस, फाइलम, क्लास या कोहॉर्ट। 27 में क्या कहा? जीनस, फाइलम, क्लास या कोहॉर्ट। तो इनमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर 27 की हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो डिफाइन करता है वो कौन करता है? जीनस करता है। तो ऑप्शन ए आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चले जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज क्लासिफाइड एज। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी कुछ जेनरा होते हैं जिनके ग्रुप एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो उन्हें कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे? ऑर्डर में, क्लास में, फाइलम में या फैमिली में? तो 28 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उन्हें क्लासिफाइड ऑर्डर में करेंगे, क्लास में करेंगे, फाइलम में करेंगे या फैमिली में करेंगे? तो चलिए इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा फैमिली। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज क्लासिफाइड एज फैमिली। किसकी तरह क्लासिफाइड किए जाते हैं? फैमिली की तरह क्लासिफाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चले जाते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। इन चारों में, चार आपको ऑप्शन है,
सबसे ज्यादा कॉमन क्या होगा? ऑर्डर होगा, क्लास होगा, फैमिली होगी या फाइलम होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे कॉमन क्या होगा? ऑर्डर, क्लास, फैमिली, फाइलम। फाइलम में तो बहुत सारे ऑर्डर क्लास आ सकते हैं, ऑर्डर में भी क्लास आ जाती है, क्लास के अंदर भी फैमिली होती है, तो सबसे कॉमन क्या कहलाएगा? आपका फैमिली होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन? तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें? आपकी फैमिली आ जाएगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा कवर अ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? बताइए इनमें कौन सा ऐसा टैक्सा है जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म को कवर करता है? क्लास, ऑर्डर, जीनस और फाइलम। और मुझे लगता है इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा टैक्सा किस में कवर होते हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं। क्लास में हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। ऑर्डर में भी नहीं आ सकते हैं, जीनस में भी नहीं आ सकते। फाइलम, फाइलम एक ऐसी ऑर्डर होता है, एक ऐसा क्लासिफिकेशन का ग्रुप होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्सा आपको इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 का डी, फाइलम। क्वेश्चन नंबर 31 पर चले जाते हैं दोस्तों। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा इज यूज्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट? क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा इज यूज्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट? यानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा भी यूज किया गया और बॉटनिस्ट के द्वारा भी यूज किया गया इन द प्लेस ऑफ फाइलम। किसकी जगह? इन द प्लेस ऑफ फाइलम, फाइलम की जगह। तो हमें इसका आंसर देना है, फाइलम की जगह किसको यूज किया गया है? तो ग्रेड को यूज कर सकते हैं, स्ट्रेन को यूज कर सकते हैं, सिलेक्शन को या डिवीजन को। तो आप अच्छी तरह जानते हैं फाइलम के बाद डिवीजन की ही बात की जाती है, तो फाइलम की जगह डिवीजन को यूज किया गया है। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा डिवीजन। चलिए 32 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 32 क्या कहता है? हु हैज एडेड द वर्ड फाइलम इन टैक्सोनॉमी? आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। हु हैज एडेड द वर्ड फाइलम इन टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी के अंदर फाइलम वर्ड को किसने इंक्लूड किया था? तो पहला ऑप्शन आपका आता है प्लेटो, अगर हम 32 की बात करते हैं प्लेटो, और दूसरा आता है लियोपोल्ड क्यूवियर, तीसरा आता है जॉन रे, और फोर्थ आता है लीनियस। और जो मैंने पहले 15 क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई है दोस्तों, वो बहुत लंबी वीडियो है क्योंकि उसमें हमने ऑप्शंस को भी डिस्कस किया है, और ऑप्शन को डिस्कस करने की वजह से वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ऑप्शन को स्किप करके केवल आंसर की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस को लगा पाए। इसलिए मैं आपको जो ऑप्शन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसीलिए हम वही आंसर की बात कर रहे हैं जो हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है। ऑप्शन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हमने प्लेटो की भी बात की है, लियोपोल्ड क्यूवियर, जॉन रे की भी बात की है। जॉन रे ने क्या दिया था? स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था। लीनियस क्या था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की थी जॉन रे ने। प्लेटो एक दार्शनिक थे, हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं प्लेटो। तो हु हैज द वर्ड फाइलम? फाइलम किसने जोड़ा था? ये फाइलम वर्ड इन टैक्सोनॉमी में किसने ऐड किया था? तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों आंसर की अगर हम बात करें लियोपोल्ड क्यूवियर। तो ये लियोपोल्ड क्यूवियर ने फाइलम को टैक्सोनॉमी में ऐड किया था। क्वेश्चन अच्छा है तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चले जाते हैं। द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप, सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या है? फाइलम होता है, किंगडम होता है, सब किंगडम होता है, या सुपर फाइलम होता है? 33 का आप बता सकते हैं क्या होगा? क्या बता सकते हैं कि बताइए, फाइलम होगा द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप, या किंगडम होगा, या सब किंगडम होगा, या सुपर फाइलम होगा? तो आप जानते हैं सबसे ऊपर कौन आता है? किंगडम आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किंगडम। तो सबसे टैक्सोनॉमिक ग्रुप, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो होता है दोस्तों, वो किंगडम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चले जाते हैं। 34 पर, क्वेश्चन नंबर 34 पर चले जाते हैं। 34 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा 34 हाँ कंप्लीट है। चलिए ये कह रहा है अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ये है कंप्राइज्ड ऑफ मेंबर ऑफ सिमिलर किंगडम इज नोन एज। अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ये है कंप्राइज्ड ऑफ मेंबर ऑफ सिमिलर किंगडम इज नोन एज। एक ही सिमिलर किंगडम में जिनको डाला जाता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? फैमिली, ग्रेड, किसके नाम से? फैमिली, ग्रेड, डोमेन या डिवीजन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डोमेन, क्योंकि जो सिमिलर होते हैं वो डोमेन में इंक्लूड किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चले जाते हैं दोस्तों।
35 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इज, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा, टैक्सा का वही फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा क्या आ जाएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं सबसे पहला था क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, क्या ये आ जाएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, या क्लास, ऑर्डर, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ये आएगा, या फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज ये आएगा, या फाइलम, ट्राइब, क्लास, ऑर्डर, जीनस या स्पीसीज ये आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा। अब आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ, जब भी टैक्सा के सीक्वेंस की बात की गई है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर ट्राइब आता है, फिर जीनस और फिर स्पीसीज आती है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्पीसीज इंटरब्रीड inhabiting the same geographical area are known as, यानी वो स्पीसीज जो सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहती है उन्हें क्या कहते हैं, सिंपैट्रिक स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज, एलोक्रोनिक स्पीसीज, एलोपैट्रिक यानी सिंपैट्रिक स्पीसीज, एलोक्रोनिक स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज या सिंक्रोनिक स्पीसीज। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं उन्हें हम सिंपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। सिंपैट्रिक स्पीसीज सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अगर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चंस ही लगाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपैट्रिक स्पीसीज, यानी एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले स्पीसीज को हम किस नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, सिंपैट्रिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चले जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है द ऑर्गेनिज्म सेपरेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स, जो किससे, जियोग्राफिकल बैरियर से अलग हो जाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जो द ऑर्गेनिज्म सेपरेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर समझ रहे हो, जैसे एक नदी है यहाँ पर, तो नदी बीच में आ रही है, यहाँ पर पर्वत का इलाका है तो यहाँ पर एक जियोग्राफिकल एरिया हो गया, यहाँ पर थोड़े वन है तो ये एक जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया से जो स्पीसीज सेपरेट हो जाती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्या सिबलिंग या नियोपैट्रिक या एलोपैट्रिक या सिंपैट्रिक, किसके नाम से जानते हैं, जो सेम सेपरेट हो जाती हैं जियोग्राफिकल बैरियर के कारण, तो उन्हें जाना जाता है दोस्तों एलोपैट्रिक स्पीसीज। किस नाम से जाना जाता है, एलोपैट्रिक स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, अच्छा उल्टा हो गया है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। एलोपैट्रिक स्पीसीज जो होती हैं वो जियोग्राफिकल बैरियर के कारण क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहता है, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरब्रीडिंग स्पीसीज दैट लिव इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन आर कॉल्ड, जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में लीव करती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो दोबारा जियोग्राफिकल रीजन की बात आ रही है, तो सिबलिंग स्पीसीज होगी, सिंपैट्रिक होगी, एलोपैट्रिक स्पीसीज होगी या आपकी पॉलीपैट्रिक स्पीसीज होगी। तो हम अच्छी तरह जानते हैं 38 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा एलोपैट्रिक। अभी हमने बात की थी जो जियोग्राफिकल रीजन से सेपरेट होती हैं स्पीसीज वो एलोपैट्रिक स्पीसीज कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड, यानी कि क्या कहा, रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड, जो रिप्रोडक्शन के उससे आइसोलेटेड होती हैं बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं, रिप्रोडक्शन के लिए अलग होती हैं और मॉर्फोलॉजिकली क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो उन स्पीसीज को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कह रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आप देख रहे हैं सिबलिंग, आपका बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका एलोपैट्रिक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सिंपैट्रिक और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका मॉर्फो स्पीसीज आता है। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सिबलिंग्स, जो सिबलिंग स्पीसीज कहलाती हैं, जो रिप्रोडक्टिव क्या होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, सिबलिंग कहलाती है। क्या कहलाती हैं, सिबलिंग स्पीसीज कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर स्किप कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर
ये कह रहा द टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी चेंज्ड बाय चेंज इट्स। ये कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा, द टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमिक स्टेटस बदला जा सकता है अगर बदल दिया जाए। किसको बदल दिया जाए? उसकी एनाटॉमी को, उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसकी फिजियोलॉजी को, या उसकी मॉर्फो स्पीसीज को। इनमें से आपका सही, अगर इनमें से किसी भी एक चीज को बदल दे तो उसका टैक्सोनॉमिकल स्टेटस भी बदल जाता है। तो क्या आएगा दोस्तों इसमें? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 40 में इसमें एक ऑप्शन हम और ऐड कर लेंगे दोस्तों। एनाटॉमिक हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया और मॉर्फो स्पीसीज हो गया। और एक और हम इसमें ऑप्शन ई और ऐड कर लेते हैं, जेनेटिक मेकअप। क्या आ जाएगा? जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप। तो इसका सही आंसर आपका ई होगा, इन डी में से एक भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप जेनेटिक मेकअप भी बदल रहे हैं तो उसका टैक्सोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया था? जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट गिवन बाय, क्या लैमार्क ने दिया था, क्या लोटसी ने दिया था, क्या लीनियस ने दिया था, क्या अर्नेस्ट मायर ने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हुज गिव जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों लोटसी। लोटसी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट को हमें दिया था। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट को हमें दिया किसने था? लोटसी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चले जाते हैं दोस्तों। ये कहता है इंटरब्रीडिंग inbreeding is possible between two member of a and n, यानी इनब्रीडिंग पॉसिबल है किन दो मेंबर के बीच? क्या किन्हीं दो ऑर्डर के बीच, क्या किन्हीं दो जीन्स के बीच, क्या किन्हीं दो स्पीसीज के बीच, क्या किन्हीं दो फैमिली के बीच? किन दो फैमिली, जीनस, स्पीसीज या ऑर्डर के बीच, इनमें से किसके बीच इनब्रीडिंग पॉसिबल हो सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 के आंसर की हम बात करते हैं तो पॉसिबल हो सकती है दोस्तों स्पीसीज के, किन्हीं दो स्पीसीज के अंदर इनब्रीडिंग क्या हो सकती है? पॉसिबल हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आता है 43। मायर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, मायर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली यूज्ड ऑन। मायर का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो किसके लिए यूज किया गया था? मॉर्फोलॉजी के लिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस के लिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस के लिए, या मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शंस के लिए? किसके लिए यूज किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस के लिए। यानी मायर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं दोस्तों। द टाइप स्पेसिमेन used by the another for describe a plant for the first time is known as। क्या कहा? द टाइप यानी कौन सा टाइप है जो स्पेसिमेन यूज फॉर द अनदर, किसी दूसरे के लिए यूज होती है, फॉर द डिस्क्राइबिंग अ प्लांट, किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार किसके नाम से जाना जाता है? न्यूटिनी और न्यूटाइप, टोपोटाइप, होलोटाइप और लैक्टोटाइप। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से हमें अपना एक ऑप्शन जो है वो टिक करना है। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आपका सी, होलोटाइप। तो होलोटाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइम किसी अनदर स्पीसीज को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब आता है दोस्तों 45। टू सिमिलर होलोटाइप आर कॉल्ड। दो सिमिलर होलोटाइप को, अगर हमारे पास दो सिमिलर होलोटाइप हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? आइसोटाइप कहेंगे, सिनटाइप कहेंगे, न्यूटाइप कहेंगे, मीजोटाइप कहेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आइसोटाइप्स। कोई भी दो सिमिलर होलोटाइप हमेशा आइसोटाइप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? हमेशा आइसोटाइप्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है इफ अ बोटनिस्ट हैज टू नोमेनक्लेट अ सिमिलर स्पीसीज, यानी अगर बोटनिस्ट किसी सिमिलर स्पीसीज के दो नोमेनक्लेट करते हैं तो ही विल यूज, वो क्या यूज कर रहे हैं? यानी दोबारा समझिए, इफ अ बोटनिस्ट, कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? नोमेनक्लेट कर रहे हैं, मतलब नाम दे रहे हैं किसको? सिमिलर स्पीसीज को। किन्हीं दो सिमिलर स्पीसीज को अगर नाम दे रहे हैं तो वो क्या यूज कर रहे हैं? क्या वो आइसोटाइप्स यूज कर रहे हैं?
क्या वो सिनटाइप यूज कर रहे हैं, क्या वो न्यूटाइप यूज कर रहे हैं, या वो मीजोटाइप यूज कर रहे हैं, इनमें से क्या टाइप यूज कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 46 का, वो यूज कर रहे हैं आइसोटाइप्स। क्या यूज कर रहे हैं, आइसोटाइप्स के सिमिलर स्पीसीज के नाम देना ही किसी बॉटनिस्ट के द्वारा नोमेनक्लेट किया जा रहा है किसी सिमिलर स्पीसीज को, तो उसका मतलब है वो क्या कर रहे हैं, आइसोटाइप। क्या कर रहे हैं, आइसोटाइप्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 कहता है अ डुप्लीकेट ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप इज टर्म बाय अ टैक्सोनॉमिस्ट एज, यानी अगर डुप्लीकेट नाम दिया जा रहा है, अ डुप्लीकेट ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी टाइप इज द टर्म एज, डुप्लीकेट नाम दिया जा रहा है, तो डुप्लीकेट नाम किस में दिया जाता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो डुप्लीकेट नाम, क्योंकि हमने उसकी बात अभी हमने क्या था कि अगर एक ही स्पीसीज के अलग अलग नाम दिए जाते हैं तो वो क्या होता है, एक ही स्पीसीज का दोबारा नोमेनक्लेट किया जा रहा है तो वो आइसोटाइप होता है। तो इसका मतलब भी तो यही हुआ दोस्तों कि डुप्लीकेट किया जा रहा है, दोबारा नाम दिया जा रहा है किसका, किसी भी स्पीसीज का, एक स्पीसीज का नाम देके फिर दूसरी स्पीसीज का वही नाम दिया जा रहा है, तो किस नाम से जाना जाता है, आइसोटाइप्स। सिनटाइप के नाम से भी नहीं जाना जाएगा, पैराटाइप्स के भी नहीं, न्यूटाइप्स के भी नहीं, तो वो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका आइसोटाइप्स। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 क्या कहता है आपका, प्लांट क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय सी लीनियस, मतलब कैरोलस लीनियस, वाज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन, क्या था, जो प्लांट क्लासिफिकेशन कैरोलिनियस ने किया था वो आर्टिफिशियल था। क्यों आर्टिफिशियल था, वो किस कारण से आर्टिफिशियल था, क्योंकि क्या वो डिपेंड था डाइवर्स इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज पर, या वो बेस्ड था एडेप्टिव एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स पर, या वो बेस्ड था फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर, या वो बेस्ड था फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स टुगेदर विद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वो किसके ऊपर बेस्ड था। अगर हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 की, तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, क्योंकि जो कैरोलस लीनियस ने प्लांट क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल था, क्योंकि उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं दोस्तों। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसाइडर एज, a system of classification in which a large number of traits are considered as, considered क्या कही जाएंगी, आर्टिफिशियल सिस्टम होगा, नेचुरल सिस्टम होगा, या फाइलोजेनेटिक सिस्टम होगा, या अगर हम बात करते हैं या सिंथेटिक सिस्टम होगा, तो कौन सा सिस्टम होगा, a system is classification in which large number of traits are considered, यानी सबसे लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स को जो कंसाइडर किया था वो किस कॉन्सेप्ट के अंदर किया गया था, आपको ये सही आंसर बताना है। तो अगर हम इसमें कहेंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में क्या थे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स को लिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम फिर दोबारा 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यह है द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट was proposed by, the natural system of classification was proposed by, मतलब नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन की, नेचुरल सिस्टम की पद्धति को किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, किस साइंटिस्ट ने दिया गया था, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके जे हेक्सले, कैरोलस लीनियस, बेंथम एंड हुकर और एंगलर एंड प्रेंटल। दोबारा क्वेश्चन को एक बार देख लें। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज प्रपोज्ड बाय, क्या जे हेक्सले ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था, या एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था। तो सही आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों ये भी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथम एंड हुकर। तो नेचुरल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, बेंथम और हुकर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, बेंथम एंड हुकर ने। तो इस तरह दोस्तों हमारे ये, अगर हम बात करते हैं आज हमारे ये मोस्ट 50 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में बात कर लिए थे, और मोस्ट अब 35 क्वेश्चन हमने पार्ट सेकंड में बात की हैं। अब इसके हम पार्ट मोस्ट 50 क्वेश्चन हम पार्ट थर्ड में लेके आएंगे,
यानी ये चैप्टर जब तक जितने भी क्वेश्चन हर लाइन हर पॉइंट से बन रहे हैं, मैं वो सब क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो जब तक भी इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आ सकता है, पार्ट 5 तक भी जा सकती है। तो हम अगली जो पार्ट 3 होगा हमारा, उसमें हम मोस्ट 50 क्वेश्चन फिर लेके आएंगे चैप्टर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक से रिलेटेड। तो रिवीजन करते रहिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, जैसे आपको सही लगता है आप ऐसे देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।